नमस्कार साथियों, आपका सक्सेसफुल पॉइंट में स्वागत दोस्तों। जैसा कि बहुत से लोगों के कहने पर सीटीआई में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो स्टेनोग्राफर के स्टूडेंट हैं दोस्तों, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी दोस्तों कि आप हमें इसके जो क्वेश्चन हैं वो करवा दीजिए, कंप्लीट करवा दीजिए। तो मैं आप लोगों के लिए पहले एक चैप्टर से लाया हूँ दोस्तों। स्टेनो थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, वो मैं सभी कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों। आपके यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। मैं आज बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूँ दोस्तों, जीरो लेवल से। तो आप इसको ज़रूर देखें वीडियो को। और सीटीआई में जो भी प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों आपके स्टेनो थ्योरी से रिलेटेड, वो ही मैं आपको बताता जाऊँगा दोस्तों। तो आप उनको नोट डाउन करते चलें। मैं आपको क्वेश्चन लिखित में नहीं प्रोवाइड करा सकता दोस्तों, क्योंकि मैं टाइप नहीं कर पाया हूँ और टाइपिंग करने में दोस्तों ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि यह 500 से 600 क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ पे बोलते जाऊँगा दोस्तों, आप नोट डाउन कर लेना दोस्तों। और जहाँ पे भी आपको दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट करके बता दें दोस्तों। मैं आपको या व्हाट्सअप पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा वहाँ पर सॉल्यूशन, जैसे मैंने बहुत से लोगों को बताया भी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों, ये पेपर में आया हुआ है सीटीआई से, और स्टेनोग्राफर जो कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी यह प्रश्न आता है दोस्तों, बहुत आते हैं। तो सुनिए आप दोस्तों कि आशुलिपि को किन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, प्रश्न आता है दोस्तों पेपर में और आया हुआ है दोस्तों। याद रखना, आप जो प्रश्न आएगा आपको 3 ऑप्शन भी दिए जाएंगे। नियमितता है, 3 बातों का आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप स्टेनोग्राफर हैं दोस्तों। दूसरा, धैर्य रखना चाहिए। आप बहुत से लोग पेपर के टाइम पे डर जाते हैं तो उनकी डिक्टेशन छूट जाती है दोस्तों। तो जो तीसरा है हमारा, रुचि, हमें उस विषय के प्रति क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए दोस्तों। याद रखना, इन तीनों बातों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, और पेपर में आया हुआ है तो आप इनको गलत ना करें। तो चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी भी भाषा के अक्षरों के समूह को खालिस्तान कहते हैं। एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूँ प्रश्न दोस्तों, किसी भी भाषा के अक्षरों के समूह को खालिस्तान कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना कि भाषा के अक्षरों के समूह को बोल रहा है। अक्षरों के समूह को क्या बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, उसको वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुने, उसके बाद आप आंसर को नोट डाउन करते रहें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वर्णमाला की बात करते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना, वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो वर्णमाला को आप 2 भागों में बांटते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन में बांटते हैं दोस्तों। इसको भी ध्यान रखें आप। अगर दोस्तों आपसे हिंदी में अगर स्वर पूछा जाता है, हिंदी में स्वर कितने हैं, तो आप 12 बताइएगा दोस्तों। इसमें अभी जो ऋषि वाला है दोस्तों, इस स्वर है, ये आपको काउंट नहीं किया जाएगा इसमें दोस्तों। तो आप 12 पर ही टिक करें, आपका 12 ही सही होगा दोस्तों, इसका भी ध्यान रखें। और दोस्तों अगर आपसे आशुलिपि में स्वरों की संख्या पूछता है तो दोस्तों आप याद रखें, आशुलिपि में जो स्वरों की संख्या होती है वो आपके 10 होती है दोस्तों। एक प्रश्न आया हुआ है सीटीआई के प्रीवियस ईयर के प्रश्न में दोस्तों, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। और स्टूडेंट जो स्टेनोग्राफर हैं वो तो नोट डाउन कर लें, क्योंकि आता रहता है प्रश्न दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि जिनका उच्चारण सांस के द्वारा स्वतंत्रता से होता है, अर्थात मुंह का कोई हिस्सा इनके उच्चारण में कोई मदद नहीं करता, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना कि जिनका उच्चारण सांस के द्वारा स्वतंत्रता से हो जाता है वो स्वर कहलाते हैं आपके। अर्थात क्योंकि मुंह का कोई भी हिस्सा उनके उच्चारण में मदद नहीं करता। आप स्वयं बोल कर देखिए, आ। देखिए दोस्तों, इसमें किसी मुंह का जो सांस के द्वारा स्वतंत्रता से हो रहा है दोस्तों, इसका मुंह का कोई भी हिस्सा इसमें भाग नहीं ले रहा है। जैसे मूर्धा होगा आपका, है ना दोस्तों, ओंठ हो गए, ये कोई भाग नहीं ले रहा दोस्तों इसमें। तो आप याद रखना, वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। सांस के द्वारा स्वतंत्रता से अगर हो जाए तो वो आपका क्या है, स्वर है। और मुंह का कोई भी उसमें भाग हिस्सा ना ले, वो भी स्वर कहलाएगा दोस्तों। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण सांस के साथ स्वतंत्रता से नहीं होता है, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों आप, व्यंजन दोस्तों बोलेंगे, सीधा सीधा है। जिसका सांस के द्वारा स्वतंत्रता से नहीं होता वो व्यंजन है। और इनके उच्चारण में क्या है दोस्तों,
इनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है दोस्तों, है ना, स्वर की सहायता ही लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसको भी याद रखें। हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किससे शब्द प्रारंभ नहीं होते हैं। प्रश्न ये है, सीटीआई में पूछा गया दोस्तों, और आपका जो एसएससी वाले स्टेनो वाले हैं दोस्तों, उनके 3 बार पेपर में पूछा गया, तो इसको ध्यानपूर्वक देखें। तो दोस्तों आपको ऑप्शन दे रहा हूँ मैं कि निम्न में से किससे शब्द प्रारंभ नहीं होते हैं। आपको दे रहा हूँ, बी ऑप्शन है आपके पास, सी ऑप्शन है आपके पास, और डी ऑप्शन है आपके पास। किससे शब्द प्रारंभ नहीं होता है। तो दोस्तों ये सभी क्या हैं, इनसे कभी भी शब्द प्रारंभ नहीं होते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लें दोस्तों। और मैं आपको और भी शब्द बता दे रहा हूँ कि इनसे भी नहीं होता है, तो इनको भी आप नोट डाउन कर लें। तो दोस्तों इनसे भी आपका क्या है, शब्द प्रारंभ नहीं होते हैं कोई भी। ये डा डमरू का नहीं समझना दोस्तों, है ना। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि का वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है दोस्तों। का वर्ग का उच्चारण मुंह के किस के भाग से होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो का वर्ग है, जब आप बोलते हैं दोस्तों तो का बोलकर चेक करें दोस्तों आप, तो जो का निकलता है वो सीधा आपका कंठ से निकलता है दोस्तों। आपका कोई भी इसमें और भी भाग नहीं लेता, ना ही आपकी जीभ लेती है दोस्तों, है ना। तो याद रखना दोस्तों, कहाँ से निकलता है, का कंठ से निकलता है। का वर्ग पूरा निकलता है, का खा गा घा, इसको चेक कर लें आप दोस्तों। अब अगर दोस्तों हम इससे आ की बात करते हैं, छोटा और बड़ा, तो दोस्तों याद रखना कि छोटा का उच्चारण और बड़ा का उच्चारण भी कंठ से होता है दोस्तों, है ना। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि चा वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। तो दोस्तों आप याद रखना, चा वर्ग का जो उच्चारण मुंह के तालु से होता है। अब तालु क्या है आपको बता दें, क्या है, जो जीभ है आपकी, वो जब ऊपर वाले भाग को स्पर्श करती है केवल, है ना। अभी क्या है, आपकी जीभ उलट के स्पर्श कर रही हो तो मूर्धा हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या है, जीभ केवल टच करती है ऊपर, तो उसको तालु बोलते हैं दोस्तों। चा 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 छा जा झा, दोस्तों याद रखना इसको। तो चा वर्ग क्या है, तो चा वर्ग का उच्चारण मुंह के तालु भाग से निकलता है। और याद रखना छोटी और बड़ी का भी उच्चारण इसी से होता है। एक और शब्द है दोस्तों जिसका उच्चारण होता है, ये सीटीआई में पूछा गया है, सा, शक्कर वाला सा। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें दोस्तों। हमारा अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों हम, तो टा वर्ग का उच्चारण मुंह के किसके भाग से होता है। तो दोस्तों टा, तो याद रखना दोस्तों, जो जीभ है आपकी पीछे जा रही है, पीछे से फिर आगे आ रही है, मतलब आपका ये मूर्धा से होगा दोस्तों। इसको आप नोट डाउन कर लें, मूर्धा टा वर्ग। इसमें रा बोल कर देखिए तो दोस्तों आपकी जीभ ऊपर टच करके हुए मूर्धा में आ रही है, तो रा हो जाएगा, सा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर हम ता वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है दोस्तों, इसकी बात करें, ता 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 था दा धा, तो किसकी सहायता से हो रहा है, दंत की सहायता से हो रहा है दोस्तों। इसको भी याद रखना, किसकी सहायता से हो रहा है, दंत की सहायता से हो रहा है। ला भी आएगा इसी में, और दोस्तों ये वाला आपका सपीरे वाला सा भी आएगा। इसको नोट डाउन कर ले, ये सभी प्रश्न मैं मोस्टली करा रहा हूँ दोस्तों। इसमें से आप मान के चलें 3 से 4 प्रश्न पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। इसको नोट डाउन करते चलें दोस्तों। अब अगर हम दोस्तों पावर की बात करते हैं, तो पावर का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। तो दोस्तों पावर का उच्चारण बता दूं मैं आपको, जो पा है वो आपके ओंठों से होता है दोस्तों। पावर का उच्चारण किससे होता है, ओंठ से होता है। और आप याद रखें छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोस्तों, है ना, इनका भी उच्चारण किससे होता है, ओंठों से होता है दोस्तों। इसको भी आप नोट डाउन कर लें। अब अगर दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें कि ना का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है, तो नासिक होता है ना। ड़ा, इसका भी नासिक से होता है दोस्तों, जिसे अनुनासिक भी बोलते हैं दोस्तों। तो इसको भी आप याद रखें। अब अगर दोस्तों हम सीटीआई में प्रश्नों
जो आते हैं दोस्तों उनकी बात कर लें तो देखिए दोस्तों, ए आई को पूछा गया है, इन्होंने ए आई को पूछा है कि ये आ है इनका उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। तो दोस्तों याद रखना कंठ प्लस तालु, ये दोनों मिलके होता है जिसे बोलते हैं दोस्तों कंठ तालब बोलते हैं, अगर एक साथ में बोलेंगे। ऐसे अगला प्रश्न दोस्तों जो CTI में आया हुआ है, ओ आओ की बात करते हैं अगर हम, तो दोस्तों ओ आओ, तो दोस्तों याद रखना ये भी दोनों क्या होते हैं कंठ प्लस ओंठ से बोले जाते हैं दोस्तों, ये वर्ड है ना, इसको याद रखना। या तो आप नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, या आप अलग से एक नोट्स बना के उसमें आप केवल क्वेश्चन को और आंसर को लिखते चलें दोस्तों, ताकि आपको पेपर के टाइम पे बहुत ही सहायता करेगा, हेल्पफुल होगा दोस्तों आपके लिए। तो अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों हम। एक शब्द है दोस्तों वाह, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें, दंत प्लस ओंठ की सहायता से हम इसका उच्चारण करते हैं दोस्तों, है ना, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुनिएगा दोस्तों, मनुष्य की ऐसी बोली जो लिखी जा सके या समझ में आ सके उसे क्या कहते हैं। दोस्तों सीधी सीधी परिभाषा है ये हमारी, मनुष्य की ऐसी बोली जिसे हम लिखी जा सके और समझ में आ सके उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, भाषा ही बोलेंगे दोस्तों। एक भाषा ही है जिससे हम बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं ना, जो समझ में भी आ जाएगी हमारी। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसी ज्यामितीय सूक्ष्म लिपि को जिसमें वक्ता के भाषणों को अधिकतम गति पर लिखा जा सके उसे खालिस्तान कहते हैं। एक ज्यामितीय सूक्ष्म लिपि है दोस्तों जिसे वक्ता के भाषणों को अधिकतम गति से लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आपको पता होगा दोस्तों, वो आशुलिपि है दोस्तों, है ना। इसको आप नोट डाउन कर लें, पेपर में CTI और स्टेनो जो स्टूडेंट कर रहे हैं दोस्तों उनके पेपर में आया हुआ है। और यह जो आशुलिपि आपको बता दें, यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, यह ज्यामितीय प्रारूप पर आधारित है दोस्तों, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब अगर स्वर की अगर दूसरी परिभाषा दें दोस्तों हम, तो इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, तो दोस्तों याद रखना स्वर कहते हैं उन्हें दोस्तों। इसको भी आप नोट डाउन कर लें। और अगर व्यंजन की बात करें, व्यंजन की परिभाषा कैसे होगी दोस्तों, अगर दूसरे तरीके से दें तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से ना हो, जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से ना हो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, व्यंजन कहते हैं। जैसे कि चेक भी कर लेते हैं दोस्तों, जैसे आप का लिखते हैं दोस्तों, है ना, तो का जो मिलके बना है आपका का आधा होता है दोस्तों, पूरा का नहीं होता। जब उसमें आ मिल जाता है, आ स्वर मिल जाता है दोस्तों, तब बनता है ये आपका पूरा का, नहीं तो ये आधा का रहता है दोस्तों। सा की बात कर लें तब दोस्तों तो सा आधा रहता है आपका, जब इसमें आ मिल जाता है तो आपका सा पूरा बन जाता है। तो एक बात याद रखें कि व्यंजन में आ तो सभी में सम्मिलित है, तो ध्यान रखना कि व्यंजन अगर शब्द होगा तो उसमें स्वर का उच्चारण होता है और स्वर की सहायता से रहता है दोस्तों। जब तक स्वर नहीं होगा तब तक वो व्यंजन नहीं बन सकता दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि जो व्यंजन रेखाएं बीच में सीधी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों जो रेखाएं सीधी होती हैं, कोई भी रेखा ले लीजिए आप, जो व्यंजन रेखाएं बीच में सीधी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो दोस्तों याद रखना सरल रेखाएं कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, सरल रेखाएं कहते हैं। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो रेखाएं बीच में टेढ़ी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए टेढ़ी है, इसको भी देखते हैं, ये भी टेढ़ी है दोस्तों, ये भी टेढ़ी है, ये भी टेढ़ी है दोस्तों, इनको क्या बोलेंगे, वक्र रेखा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये व्रत के उसमें है तो वक्र रेखा कहलाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि जो शब्द या अक्षर भाषा में बार बार प्रयोग किए जाते हैं उनके लिए आशुलिपि में छोटे छोटे चिन्ह बना दिए जाते हैं
जिन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप समझने की कोशिश करो दोस्तों। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये भी आपके पेपर में 4 से 5 बार पूछा गया है। CTI और स्टेनो स्टूडेंट इसको ध्यान से सुने। तो जो शब्द या अक्षर भाषा में बार बार प्रयोग किए जाते हैं उनके लिए आशुलिपि में छोटे छोटे चिन्ह बना दिए जाते हैं, जिन्हें खालिस्तान कहते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि आपको पहले शब्द चिन्ह रटवाए जाते हैं, याद करवाए जाते हैं दोस्तों। शब्द चिन्ह बहुत ही मोस्ट है दोस्तों, है ना। आपको सबसे पहले छोटे छोटे चिन्ह बना दिए कि भाई इसको पढ़ लेना भाई, मैं हूँ, ये उस है ना, ये आप है ना। ये पहला पहली लाइन पर बना देंगे दोस्तों, है ना। ये आपका तो ये क्या है, शब्द चिन्ह बना दिए जाते हैं। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है कि ऐसे शब्द चिन्ह प्रकट करने के लिए दो या दो से अधिक व्यंजन रेखाओं का ऐसे शब्द जिन्हें प्रकट करने के लिए दो या दो से अधिक व्यंजन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो याद रखना, उसे संक्षिप्ताक्षर बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं दोस्तों? संक्षिप्ताक्षर। फिर से मैं एक बार प्रश्न दोहरा रहा हूँ दोस्तों। ऐसे शब्द जिन्हें प्रकट करने के लिए दो या दो से अधिक व्यंजन रेखाओं का प्रयोग किया जाए उसे खालिस्तान कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहेंगे? संक्षिप्ताक्षर कहते हैं। इसको याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है कि सरल रेखाएं कितनी प्रकार की होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है सरल रेखाक्षर ले लेते हैं दोस्तों ना। सरल रेखाक्षर कितने प्रकार के होते हैं? हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, सरल रेखाक्षर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों याद रखना, जो सरल रेखाक्षर होते हैं आपके वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं दोस्तों, इसके 3 टाइप्स। पहला होता है आपका अग्रगामी, दूसरा होता है दोस्तों आपका अधोगामी। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लें कि आपके 3 प्रकार के सरल रेखाक्षर होते हैं। पहला होता है अग्रगामी सरल रेखाक्षर, दूसरा होता है अधोगामी सरल रेखाक्षर और तीसरा होता है ऊर्ध्वगामी सरल रेखाक्षर होता है दोस्तों। इसको आप नोट डाउन कर लें। ऊर्ध्वगामी सरल रेखाक्षर होता है दोस्तों। अब मैं इसको एक एक करके समझा रहा हूँ दोस्तों। अग्रगामी सरल रेखाक्षर, तो दोस्तों इसको देखें आप। अग्रगामी सरल रेखाक्षर की बात करें दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न बन रहा है आपका, बहुत बनता भी है दोस्तों, कि वे सरल रेखाक्षर जो बाएं से दाएं की ओर जाते हैं दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि आप कन्फ्यूजन ना हो। आपका राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड कह रहा था दोस्तों। जब आप बाएं से दाएं की ओर जाते हैं दोस्तों, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? तो अग्रगामी सरल रेखा अक्षर बोलेंगे दोस्तों उसको। मैं आपको प्रश्न फिर से दोहरा रहा हूँ। वे सरल रेखा अक्षर जो बाएं से दाएं रेखा पर, रेखा की दिशा में एवं रेखा के ऊपर, रेखा के समानांतर लिखे जाते हैं, कौन क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों याद रखना, अग्रगामी सरल रेखा अक्षर कहलाते हैं। दोस्तों मैं आपको सीधी सीधी भाषा समझा दूं कि बाएं से दाएं जो सरल रेखा अक्षर लिखे जाते हैं उन्हें अग्रगामी सरल रेखा अक्षर कहते हैं। और अग्रगामी सरल रेखा अक्षर के अंतर्गत आपका आने वाला जो वर्ग है वो का वर्ग होता है दोस्तों। याद रखना, का खा गा घा होता है दोस्तों। मैं आपको वर्ड बना के भी दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। का बनाएंगे ऐसे दोस्तों, खा में छोटी सी पाई लगा के इसको डार्क कर देंगे दोस्तों, इसमें पाई लगा के भी इसको डार्क कर देंगे दोस्तों, है ना। चलिए दोस्तों हम अधोगामी सरल रेखा अक्षर की बात कर लेते हैं। हमारा जो अधोगामी सरल रेखा अक्षर होते हैं दोस्तों, वे सरल रेखा अक्षर जो ऊपर से नीचे की ओर बनाए जाते हैं। अधोगामी का जो मतलब होता है दोस्तों, ऊपर से नीचे। जैसे मान लीजिए चा वर्ग बना रहा हूँ मैं, तो चा, ए चा, ए छा, ए जा, ए झा,
ऊपर से बना रहा हूँ दोस्तों, पा भी लूँगा तो भी ऊपर से आएगा, टा भी लूँगा तो भी ऊपर से आएगा दोस्तों। तो आप याद रखना कि अधोगामी सरल रेखा अक्षर वे रेखा अक्षर कहलाते हैं जो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। तो इसको याद रखें और नोट डाउन भी कर लें दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बात कर लें, ऊर्ध्वगामी की। अगर ऊर्ध्वगामी की बात करते हैं तो याद रखें दोस्तों, ऊर्ध्वगामी में वे सरल रेखा अक्षर जो नीचे से ऊपर की ओर बनाए जाते हैं दोस्तों, नीचे से ऊपर की ओर बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? ऊर्ध्वगामी सरल रेखा अक्षर कहलाते हैं दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसे वर्ड कौन कौन से हैं, तो देखिए दोस्तों, एक तो रा हो गया, आपका ला हो गया दोस्तों एक, और अगर दोस्तों इड़ा की बात करूं तो इड़ा भी हो जाएगा आपका। तो आप ये कहलाएंगे आपके ऊर्ध्वगामी सरल रेखा अक्षर कहलाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों आज वक्राकार रेखा अक्षर और देख लेते हैं, फिर इसके बाद जो क्लास होगी दोस्तों वो आप नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा वक्र से रिलेटेड है कि वक्राकार रेखा अक्षर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो आप ध्यान रखना, ये भी 3 टाइप्स होते हैं। वक्राकार रेखा अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के भी होते हैं दोस्तों। और टाइप कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो आपको बता दूं, वक्राकार अग्रगामी रेखा अक्षर, ये वक्राकार फिर से रहेगा दोस्तों, वक्राकार अधोगामी रेखा अक्षर, और जो 3 टाइप से वक्राकार ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर होगा दोस्तों। अब इसमें पहले पॉइंट को देखते हैं दोस्तों, वक्राकार अग्रगामी रेखा अक्षर कौन कौन से कहलाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपकी परिभाषा जो होगी दोस्तों वो बता दूं मैं। वे वक्राकार रेखा अक्षर जो रेखा अक्षर रेखा की दिशा में, रेखा के ऊपर, रेखा के समानांतर तथा बाएं से दाएं। दोस्तों आप तो एक चीज़ याद रखें, बाएं से दाएं के लिए हमें अग्रगामी मानना है और कुछ नहीं। लेकिन इस बार जो बाएं से दाएं होंगे वो क्या होंगे? वक्र होंगे, वक्राकार रेखाक्षर ही होंगे दोस्तों। वक्राकार रेखाक्षर देखते हैं, जैसे कि आपका माँ होगा, ना की बात करें, ड़ा की बात करें, है ना दोस्तों। तो इसको आप याद रखें। चलिए दोस्तों अब हम वक्राकार अधोगामी रेखाक्षर की बात कर लेते हैं। वक्राकार अगर अधोगामी देखें दोस्तों, तो इसमें आप याद रखना, अधोगामी होता है क्या है दोस्तों? ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। तो दोस्तों इसको आप कोई परिभाषा रहेगी, इसमें केवल वर्डों को देखते हैं कौन कौन सी आएंगे दोस्तों। तो आपका ता वर्ग पूरा आ जाएगा, ता, था, दा, डार्क रहेगा, धा दोस्तों, ये पूरा आ जाएगा। और अगर बात करें तो सा, और आपका अधोगामी रा हो जाएगा दोस्तों, है ना। इसको याद रखें। आपका जो अधोगामी ला भी हो जाएगा दोस्तों, और अधोगामी ड़ा भी हो जाएगा दोस्तों, है ना। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम अगर वक्राकार ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर की बात करें तो आप ध्यान पता होगा दोस्तों, नीचे से ऊपर बनाए जाते हैं। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है नीचे से ऊपर बनेगा दोस्तों, वक्राकार ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर। दोस्तों इसमें बात कर लें तो आपका जो केवल एक ही है, केवल ला है, जो आपका क्या है, वक्राकार भी और नीचे से ऊपर जाता है। और वो जो आपने मैंने आपको बताया था अधोगामी, वक्राकार अधोगामी, वो ऊपर से नीचे आता है दोस्तों। 2 प्रकार के होते हैं ला, मैंने बताया था। तो एक अधोगामी, एक ऊर्ध्वगामी। तो अगर आप नीचे से ऊपर बनाएंगे तो वो हो जाएगा आपका ऊर्ध्वगामी, और अगर ऊपर से नीचे बनाएंगे तो वो हो जाएगा अधोगामी। तो इसको आप याद रखें। चलिए दोस्तों आज फ़िलहाल में हम इतना ही रखते हैं, ताकि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ, और आपको वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों हम जल्द मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।